हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हॉस्पिटल के गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट से बाहर आने के बाद अंतरा ने मिस्टर सैडो के साथ थोड़ी बातें की थी और आखिर में उसे बताया। अंतरा ने कहा, कॉन्ग्रेचुलेसन्स, 8 महीने बाद आप पापा बनने वाले हो। यह सुनते ही मिस्टर सैडो कुछ देर के लिए जैसे कि पुतला बन गया था। हैरानी, अविश्वास, खुशी, ना जाने एक साथ कितनी भावनाएं उसके शरीर में दौड़ गई। मिस्टर सैडो भी अपनी आंखों से आंसू रोक नहीं पाया। हमारी पहली मुलाकात के बाद से ही मैं प्रेग्नेंट हूँ, अंतरा ने शर्माते हुए बताया। यह बोलते ही अंतरा हवा में पहुंच गई थी। खुशी के मारे मिस्टर सैडो ने उसे अपने हाथों में उठा लिया था और गोल गोल घूमने लगा। क्या कर रहे हो? हम हॉस्पिटल में हैं, अंतरा ने हंसते हुए यह कहा। आखिरकार खुशी के मारे 2-3 बार गोल घूमकर मिस्टर शैडो ने अंतरा को नीचे रखा और फिर अपने प्रभावशाली लहजे में अंतरा से कहा कि इसी हॉस्पिटल ने एक बार रिपोर्ट दी थी कि अंतरा कभी मां नहीं बन सकती। अंतरा ने याद दिलाया कि वह रिपोर्ट झूठी थी। मिस्टर शैडो ने अंतरा को छेड़ा कि पहले बच्चे के पैदा होते ही वह लोग तुरंत दूसरा प्लान कर लेंगे, क्योंकि वह लोग तो पहली ही ट्राई में कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद मिस्टर सैडो ने अंतरा को अपनी तरफ खींचते हुए कहा कि दरअसल उसे तो खुद के इतने बच्चे चाहिए कि वह अपने बच्चों की पूरी एक क्रिकेट टीम बना सके। यह सुनते ही अंतरा के गाल लाल हो गए और उसने शर्माते हुए मिस्टर सैडो की छाती पर अपना हाथ मारा। अंतरा को छोड़ दे, मिस्टर सैडो और अंतरा की रोमांटिक बातों को रुद्र की गुस्सैल आवाज ने रोक दिया। रुद्र कब से उन दोनों की बातें सुन रहा था, जिसका दोनों में से किसी को पता नहीं था। रुद्र को देखकर अंतरा हैरान हो गई कि रुद्र वहां पर क्या कर रहा था, क्योंकि गायत्री का कमरा तो वहां से काफ़ी दूर था। अंतरा ने मिस्टर सैडो की पीठ पर थपथपाते हुए उसे अपनी बाहों से छोड़ने के लिए कहा, लेकिन मिस्टर सैडो का ऐसा कोई इरादा नहीं था। उल्टा मिस्टर सैडो ने अंतरा को और कसकर गले लगा लिया, जैसे कि वह रुद्र को बिना बोले चेतावनी दे रहा हो कि अंतरा सिर्फ उसकी है। रुद्र पर इसका बराबर असर हुआ और वह मिस्टर सैडो को घूरने लगा। अंतरा मिस्टर सैडो की बाहों से खुद को छुड़ाने के लिए कोशिश कर रही थी, लेकिन वह नाकामयाब रही और आखिर में उसने मिस्टर सैडो को सुझाव दिया कि उन लोगों को वहां से चलना चाहिए। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। रुद्र दहाड़ उठा और आगे आकर उन दोनों का रास्ता रोक दिया। रुद्र अंतरा से कहने लगा कि अंतरा को क्या लगा था कि उसकी बीवी होने के बावजूद वह किसी और के बच्चे की मां बनेगी और वह चुपचाप तमाशा देखता रहेगा। वह लोग गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट के बाहर थे, इसलिए काफ़ी सारी प्रेग्नेंट औरतें और उनके साथ आए उनके पति या दूसरे परिवार वालों से पूरा कॉरिडोर भरा हुआ था। सब लोग उनकी तरफ देखते हुए कानाफूसी करने लगे। अंतरा ने रुद्र को याद दिलाया कि वह लोग हॉस्पिटल में है, इसलिए उसे अपना पागलपन कहीं और जाकर दिखाना चाहिए। रुद्र ने अंतरा की बात को नज़रअंदाज किया और उसे ऑर्डर दिया, अभी के अभी जाकर अबॉर्शन करवाओ। रुद्र की बात सुनकर अंतरा की आंखें चौड़ी हो गई। रुद्र ने अंतरा को धमकी दी कि उसके और उसके मामा की वजह से गायत्री और उसके बच्चे की जान खतरे में है, और उसने पहले ही पुलिस को कॉल करके अंतरा के मां के खिलाफ कंप्लेंट कर दी है। इसलिए अगर अंतरा ने तुरंत अबॉर्शन नहीं करवाया तो वह अंतरा को भी गिरफ्तार करवा देगा। अपने मामा के गिरफ्तार होने की खबर से अंतरा हक्की बक्की रह गई और उसने मिस्टर सैडो को हल्का सा धक्का मारते हुए खुद को अलग किया। रुद्र ने अंतरा को पकड़ने के इरादे से अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन मिस्टर सैडो ने रुद्र का हाथ झटक दिया और अंतरा को अपने पीछे खींचते हुए रुद्र को तमीज से बात करने कहा। रुद्र ने गुस्से से जवाब दिया, मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ,
तुम बीच में आने वाले कौन होते हो? और वैसे भी तुम अपनी फिक्र करो। मेरी बीवी को अपने जाल में फंसाकर तुमने पहले ही अपनी हद पार कर दी है, इसलिए तुम्हें भी मैं गिरफ्तार करवा दूंगा, क्योंकि तुम तो वैसे ही एक अपराधी हो ना। मिस्टर शैडो रुद्र को कोई जवाब दे उससे पहले अंतरा बीच में आ गई और उसने रुद्र को ताना मारा कि उसे दूसरों के साथ झगड़ा करने के बदले इस वक्त गायत्री के साथ होना चाहिए। रुद्र ने पलटवार करते हुए अंतरा को याद दिलाया कि गायत्री अब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए रुकी है और अंतरा ही उसे अपना ब्लड देने वाली थी। तो फिर अब वह अपनी ज़ुबान से मुकर क्यों रही है, या फिर वह सिर्फ दूसरों का ख्याल करने का दिखावा कर रही थी? अंतरा रुद्र को जवाब देना चाहती थी, लेकिन मिस्टर शैडो ने उसे रोक दिया कि इस मामले को अब वह संभालेगा। झगड़ा देखकर अब उनके आसपास लोग इकट्ठा होने लगे थे। उनमें से कोई अंतरा से गलती से टकरा न जाए, मिस्टर शैडो ने उसके कंधों पर हाथ रखकर अपने पास खींच लिया और फिर रुद्र की तरफ देखते हुए अपनी गहरी आवाज़ में कहा, मिस्टर रुद्र आहूजा, तुम्हारा अपनी बीवी के लिए प्यार तब जागना चाहिए था जब तुम्हारी माँ ने अंतरा को आधी रात में घर से बाहर निकाल कर उसे बेघर कर दिया था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, इसलिए अब अंतरा अपनी मर्जी से तो तुम्हारे पास वापस आने से रही। इतना कहने के बाद मिस्टर शैडो ने रुद्र को आगे बताया कि अगर उसे फिर भी प्रॉब्लम है तो कोर्ट के दरवाजे हमेशा लोगों के लिए खुले रहते हैं, लेकिन कानून की मदद लेने से पहले उसे 10 बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि एक बार मामला कोर्ट में गया तो उसे अंतरा को एलिमनी तो देनी ही पड़ेगी और रुद्र के खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी 100 अलग। और अगर रुद्र को इन सब परेशानियों से ना गुजरना हो तो उसे अंतरा के रास्ते से हट जाना चाहिए। मिस्टर शैडो की बात सुनकर रुद्र गुस्से से तिलमिला उठा, क्योंकि उसे पता था कि अंतरा तो वैसे भी डाइवोर्स मांग रही थी और अब भले ही अंतरा किसी और के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट हो, लेकिन इसमें गलती तो उसी की थी, क्योंकि पहले उसने अफेयर किया था। इसलिए अगर वह इस बात के लिए कोर्ट गया तब भी जज अंतरा के हक में ही फैसला देने वाला था, इस बात में कोई शक नहीं था। रुद्र को यह सब बातें पता थी, लेकिन फिर भी वह अंतरा को डराने की कोशिश कर रहा था ताकि वह उसके सामने घुटने टेक दे। लेकिन रुद्र को नहीं पता था कि मास्क वाले आदमी को कानून पता होगा। रुद्र ने अपने जबड़े कसते हुए मिस्टर शैडो से कहा, मैं अंतरा को कभी डाइवोर्स नहीं दूंगा, भले ही वह तुम्हारे बच्चे को पैदा करे या नहीं, लेकिन वह मेरे साथ रहेगी। यह सुनकर मिस्टर शैडो ने रुद्र को जवाब दिया, तो तुम हमारे बच्चे को पालने में हमारी मदद करोगे? क्या बात है, मुझे नहीं पता था कि रुद्र आहूजा एक महात्मा है। मिस्टर शैडो की बात सुनकर रुद्र को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा कि वह जानता है कि मिस्टर शैडो ने जानबूझकर अंतरा को अपने जाल में फंसाया है। यह कहने के बाद रुद्र ने अंतरा को बताया कि वह पहले ही बोल चुका है कि उसे गायत्री के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना और मिस्टर शैडो के साथ अंतरा के जो भी संबंध रहे हों वह सब कुछ भूलकर अंतरा को अपना लेगा। रुद्र की बात सुनकर अंतरा को अफसोस हुआ कि एक वक्त पर वह रुद्र जैसे आदमी को कैसे पसंद करने लगी थी। रुद्र को 4 साल तक झेलने के लिए अंतरा मन ही मन खुद की सराहना करने लगी। रुद्र अंतरा को अपने मामा को गिरफ्तार करवाने की धमकी दे रहा था, लेकिन अंतरा को पता था कि अगर वह रुद्र की धमकी से डर कर उसकी बात मान लेती तो आगे जाकर रुद्र अपनी हर बात मनवाने के लिए अंतरा को धमकी देता रहेगा। अंतरा ने शांत आवाज में रुद्र से कहा, मुझे पाने की बात तो तुम भूल ही जाओ रुद्र, क्योंकि कम से कम इस जन्म में तो मैं तुम्हारे पास वापस आने से रही। अगर तुम जल्द से जल्द डाइवोर्स पेपर्स फाइल कर दोगे तो मैं वादा करती हूँ कि मैं तुमसे 1 रुपया भी नहीं लूँगी। और रही बात गायत्री की, तो मैं बिल्कुल अपना खून देना चाहती थी, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। अंतरा की बात सुनते ही रुद्र ने एक शैतानी मुस्कान के साथ अंतरा को याद दिलाया कि अगर वह गायत्री को अपना खून नहीं देगी तो उसका बच्चा मर जाएगा, और अगर ऐसा हुआ
तो उसके मामा हमेशा के लिए जेल चले जाएंगे। अंतरा की आंखें गुस्से से लाल हो गई। रुद्र ने फिर से अंतरा को धमकी दी कि अगर वह अपने मामा को बचाना चाहती है तो उसे रुद्र की बात मानकर अबॉर्शन करवाना पड़ेगा और रुद्र के पास वापस जाना पड़ेगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? अंतरा ने रुद्र से पूछा। रुद्र ने जवाब दिया कि अंतरा ने उसके लिए और कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। अंतरा आगे कुछ कहे उसके पहले मिस्टर शैडो ने हंसते हुए रुद्र से कहा, ठीक है रुद्र, तुम पुलिस स्टेशन जाओ और मैं SFI के ऑफिस जाऊंगा। यह सुनते ही रुद्र के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे अच्छी तरह से पता था कि सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के अंतर्गत आता है, जो कि फ्रॉड की तहकीकात करते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? रुद्र ने हिचकिचाते हुए मिस्टर शैडो से पूछा। मिस्टर शैडो ने रुद्र को बताया कि उसके पास SFI के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है। मिस्टर शैडो ने आगे बताया कि वह जानता है कि रुद्र की कंपनी आहूजा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की स्टॉक मार्केट में चालबाजी की थी। रुद्र ने अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करके बहुत सारे शेयर्स के प्राइस में गड़बड़ी की थी, जिसकी वजह से बहुत सारे छोटे स्टार्टअप और कंपनियों का दिवालिया निकल गया था। और तो और काफ़ी सारे लोगों ने सुसाइड भी तो कर लिया था, लेकिन रुद्र की कंपनी को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमाने मिला था। शांत तालाब में एक पत्थर फेंकने से हर तरफ तरंगे फैल जाती हैं, लेकिन मिस्टर शैडो की बात तो एक बड़ी शिला की तरह थी, जिसके गिरने से रुद्र कांप उठा था। मिस्टर शैडो का कहा एक एक शब्द सच था। उस फ्रॉड में काफ़ी सारे लोगों ने अपना पैसा गंवा दिया था और इस कांड के लिए जो लोग रुद्र के लिए खतरा बन सकते थे, उनका मुंह उसने पैसों से बंद कर दिया था। हालांकि इस बात को काफ़ी वक्त बीत चुका था, लेकिन अब भी इस बात को लोग भूले नहीं थे। तो यह सब आहूजा ग्रुप का किया हुआ था। कॉरिडोर में से किसी ने जोर से कहा। मेरे पापा ने अपनी जिंदगी भर की सेविंग्स उस फ्रॉड में गंवा दी थी। तुम लोग इंसान हो या जानवर? एक दूसरे आदमी ने कहा। एक के बाद एक रुद्र की तरफ उंगली उठाने लगा। एक औरत ने रुद्र से कहा, तो तुम हो आहूजा ग्रुप के मालिक, तुम्हें हमारे पैसे वापस करने पड़ेंगे। साले कुत्ते, पैसों के लिए तूने कितनी जान ले ली, तुझे कोई अंदाजा भी है? तू और तेरा परिवार नरक की आग में जलेगा। रुद्र अपनी सफाई में कुछ कह सके उससे पहले सब लोग उसे घेरने लगे। आदमी, प्रेग्नेंट औरतें, बूढ़े, यहाँ तक कि उनमें से कुछ लोग हॉस्पिटल के स्टाफ से भी थे। रुद्र मिस्टर शैडो को और अंतरा की तरफ घूर रहा था। मिस्टर शैडो ने उसे इस तरह फंसा दिया था कि वह अब कुछ करने की हालत में नहीं रहा था। मिस्टर शैडो ने भी उसे घूरा और फिर अंतरा से कहा कि उन्हें अब वहाँ से चलना चाहिए। उसके बाद मिस्टर शैडो ने अंतरा को उठा लिया और वहाँ से निकल गया। हॉस्पिटल के बाहर आकर वह सीधा अपनी गाड़ी के पास गया और अंतरा को धीरे से अंदर बिठाया और उसे सीट बेल्ट पहनाया। यह देखकर अंतरा मिस्टर शैडो की तरफ मुस्कुराई, लेकिन तुरंत ही अंतरा को कुछ याद आया और उसने मिस्टर शैडो से पूछा कि अब उसके मामा का क्या होगा। मिस्टर शैडो ने ड्राइविंग सीट पर बैठकर अंतरा के बालों को सहलाते हुए कहा कि उसे अपने मामा की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वह बिल्कुल ठीक है। मिस्टर शैडो की बात सुनकर अंतरा ने सवालिया नज़र से मिस्टर शैडो के सामने देखा। मिस्टर शैडो अंतरा की दुविधा समझ गया और उसे जवाब दिया कि मेरी इस शहर में पहचान है अंतरा। रुद्र आहूजा मेरे अपनों को कभी हाथ भी नहीं लगा पाएगा। मिस्टर शैडो की बात सुनकर अंतरा सोच में पड़ गई कि कोई इंसान हर परिस्थिति में हमेशा इतना शांत कैसे रह सकता है। किसी के लिए ज़िंदगी और मौत का सवाल होता है, उस परिस्थिति को मिस्टर शैडो ऐसे संभालता है जैसे उसके लिए बहुत छोटी बात हो। अंतरा को ख्याल आया कि मिस्टर शैडो रुद्र जैसे बड़े आदमी से ऐसे बात कर रहा था जैसे कि रुद्र की उसके सामने कोई औकात ही ना हो, तो वह खुद कितना बड़ा आदमी होगा। अंतरा उसे देखे जा रही है, यह महसूस होते ही मिस्टर शैडो ने पूछा,
तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो? अंतरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि वह बस अपनी फीलिंग्स जाहिर नहीं कर पा रही है। मिस्टर सैडो ने अंतरा को बताया कि अगर अंतरा सच में उसका शुक्रिया अदा करना चाहती हैं तो बस अपनी आंखें बंद करके आराम करे, क्योंकि उन दोनों के बीच में थैंक यू और सॉरी के लिए कोई जगह नहीं है और अंतरा का उसके साथ फॉर्मल बनना उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। अंतरा ने मिस्टर सैडो को जवाब दिया कि वह उसके साथ फॉर्मल नहीं बन रही है, बस उसे जो महसूस हो रहा था उसने बता दिया, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि उसे अपनी फीलिंग जाहिर करने के लिए कोई शब्द नहीं सूझते। और फिर उसने मिस्टर सैडो का शुक्रिया अदा किया। अंतरा की माफ़ी सुनते ही मिस्टर सैडो ने उदास माहौल को ठीक करने के लिए अंतरा को छेड़ते हुए पूछा कि वह माफ़ी मांग रही है, इसका यह मतलब हुआ कि वह उससे नाराज़ नहीं है? अंतरा ने कहा कि बिल्कुल नहीं। मिस्टर सैडो ने अंतरा को बताया कि उन दोनों के रिश्ते में अंतरा बॉस हैं, इसलिए उसे कुछ भी अपने अंदर रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसे कभी भी मिस्टर सैडो पर गुस्सा आए तो वह अपना गुस्सा बेधड़क उस पर निकाल दे। वह कभी अंतरा की बात का बुरा नहीं मानेगा। मिस्टर सैडो की बात सुनकर अंतरा ने हाँ में अपना सर हिलाया और फिर एक गहरी सांस लेते हुए मिस्टर सैडो को बताया कि सब कुछ कितना जल्दी हो गया। वह प्रेगनेंसी के लिए तैयार भी नहीं थी। मिस्टर सैडो ने अंतरा को जवाब दिया, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, और वैसे भी मैं तो बहुत लंबे वक्त से इसके लिए तैयार था। यह कहने के बाद मिस्टर सैडो ने टॉपिक बदलते हुए अंतरा से पूछा कि अब वह अगले कार एग्जीबिशन के बारे में क्या करने सोच रही हैं। हालांकि मिस्टर सैडो यही चाहता था कि अब अंतरा पूरी तरह से घर पर रहकर आराम करे, लेकिन आखिरी फैसला उसने अंतरा पर छोड़ा। अंतरा भी यह मामला मिस्टर सैडो के साथ डिस्कस करना चाहती थी। मिस्टर सैडो के होते हुए अंतरा को पैसों की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए उसने भी कभी काम ना करने के बारे में सोचा था। और अब जब मिस्टर सैडो ने फैसला उसके ऊपर छोड़ा था तो वह मन ही मन खुशी से उछल पड़ी थी। अंतरा ने मिस्टर सैडो से पूछा, अगला एग्जीबिशन परसों है, तब तक मैं आराम कर सकती हूँ, चलेगा? जाहिर सी बात थी कि मिस्टर सैडो उसे मना तो नहीं करने वाला था। उसने अंतरा से कहा कि अगर वह काम करने से खुश है तो उसे ज़रूर करना चाहिए, लेकिन अब वह प्रेग्नेंट है, इसलिए उसे अपना बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। अंतरा ने सलाम करते हुए जवाब दिया, यस सर। कुछ ही देर में वह लोग होटल सहारा पहुंच गए। मिस्टर सैडो अंतरा को पार्किंग से ऊपर कमरे तक उठाकर लाया और फिर धीरे से उसे सोफे पर बैठाया। अंतरा ने शर्माते हुए बताया कि मिस्टर सैडो को उसे कांच की तरह संभालने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रेग्नेंट औरतों को भी थोड़ी एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। मिस्टर सैडो ने अंतरा को छेड़ा कि उसने अपना होमवर्क बराबर कर रखा है। अंतरा ने उपहास करते हुए बताया कि उसने पिछले 4 सालों में काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी हैं। उसने आगे बताया कि एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब उसने आहूजा परिवार को वारिस देने के बारे में नहीं सोचा होगा, लेकिन उसकी सारी उम्मीदें बेकार हो गई थी और अब मिस्टर सैडो ने उसे पहली ही कोशिश में प्रेग्नेंट कर दिया था। यह जानकर अंतरा को ऐसा लग रहा था कि किस्मत उन दोनों का मजाक उड़ा रही थी। अंतरा की बात सुनकर मिस्टर सैडो ने टॉपिक चेंज करने के लिए अंतरा से आराम करने कहा और उसे बताया कि वह उसके लिए खाना बनाएगा। मिस्टर सैडो को खाना बनाना आता है, यह जानकर अंतरा को हैरानी हुई। मिस्टर सैडो ने अपना कोट उतारकर शर्ट की स्लीव्स फोल्ड करते हुए अंतरा को बताया कि उसने कभी ऐसा नहीं कहा कि उसे खाना बनाना नहीं आता। मिस्टर सैडो ने आगे बताया कि उसे बाहर का खाना ज़्यादा पसंद नहीं, इसलिए अंतरा को मिलने से पहले तक वह अपना खाना खुद बनाता था। अंतरा की भौहें सिकुड़ गई और उसने दलील दी, लेकिन जब मैं आई तब किचन का सारा सामान और बर्तन सब नया था, यहाँ तक कि फ्रिज भी एकदम खाली था और मैं। अंतरा आगे बोलते हुए रुक गई। उसे एहसास हुआ कि उसे मिलने से पहले मिस्टर सैडो अपने घर पर होंगे। शायद मिस्टर सैडो ने खास उसके लिए यह कमरा रखा होगा ताकि वह अपनी पहचान छुपा सके।
मिस्टर शैडो ने अंतरा को जवाब दिया कि सारा सामान इसलिए नया था क्योंकि अंतरा के आने से पहले उसने सारा सामान बदल दिया था। यह जानकारी मिलते ही अंतरा हैरान हो गई और उसने मिस्टर शैडो से पूछ लिया कि क्या अकेले इतना सब करना परेशानी वाली बात नहीं थी। मिस्टर शैडो ने फ्रिज से सब्जियां निकालते हुए अंतरा को बताया कि पिछले 30 सालों से वह खाना पीना, सोना, काम करना, कभी कभार फिल्में देखना कुछ अकेला ही करता आया है। मिस्टर शैडो को हमेशा लगता था पूरी जिंदगी वह सब कुछ अकेला ही करता रहेगा और जब मर जाएगा तो कोई उसकी लाश उठाने भी नहीं आएगा। लेकिन फिर उसकी मुलाकात अंतरा से हुई और उसका अकेलापन दूर हो गया था। मिस्टर शैडो ने अंतरा से कहा कि वह माने या ना माने, लेकिन अंतरा ने उसकी ज़िंदगी में आकर उस पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अंतरा जानती थी कि मिस्टर शैडो ने आखिरी लाइन उसे छेड़ने के लिए बोली थी, लेकिन अब भी अंतरा के दिमाग में मिस्टर शैडो ने कही हुई दूसरी बातें चल रही थी। मिस्टर शैडो मतलब कि विक्रांत ग्रोवर 30 साल से अकेला कैसे हो सकता है? क्या उसके माँ बाप जिंदा नहीं थे? यह ख्याल आते ही अंतरा को याद आया कि मिस्टर शैडो ने कभी अपने माँ बाप के बारे में उसे बताया नहीं था। अंतरा को लगा कि विक्रांत ग्रोवर के परिवार की भी कोई न कोई कहानी ज़रूर होनी चाहिए, जैसे कि आहूजा परिवार की है। हालांकि अंतरा उसमें ज़्यादा ताक झांक नहीं करना चाहती थी। वैसे भी मिस्टर शैडो ने दी जानकारी में से उसे एक अहम बात मालूम पड़ गई थी कि मिस्टर शैडो 30 साल के हैं, उससे 4 साल बड़े, और यह बात भी विक्रांत ग्रोवर से मेल खाती थी। अंतरा यह सब सोचने लगी थी, तब उसे मिस्टर शैडो की आवाज़ सुनाई दी। तुम क्या खाओगी? अंतरा ने थोड़ा सोचा, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आया, इसलिए उसने मिस्टर शैडो को अपने हिसाब से कुछ भी बनाने कहा। अंतरा का जवाब सुनते ही मिस्टर शैडो ने मुस्कुराते हुए कहा कि अंतरा जैसी राजकुमारी को इतने साल एक नौकरानी की तरह क्यों रहना पड़ा, यह उसे समझ नहीं आ रहा था। अंतरा ने उपहास करते हुए जवाब दिया कि उसके परिवार की राजकुमारी वह नहीं बल्कि गायत्री हैं, और अब उसकी माँ ने इतने बड़े आदमी से शादी की है, इसलिए अब रुद्र की हिम्मत नहीं होगी कि वह गायत्री के सामने अपनी आवाज़ भी ऊंची करे। अब रुद्र को गायत्री की सेवा करनी पड़ेगी। मिस्टर शैडो ने अपना सर हाँ में हिलाया और किचन की तरफ जाते हुए अंतरा को बताया कि वह उसके लिए बैंगन की सब्ज़ी और टोफू पराठा बनाएगा। अंतरा ने अपना मुंह बनाया कि यह कैसा कॉम्बिनेशन है। मिस्टर शैडो ने प्रेगनेंसी में टोफू खाने के फ़ायदे समझाए। अंतरा ने सोचा कि मिस्टर शैडो ने कहा है तो सच ही होगा। वैसे भी अंतरा और मिस्टर शैडो के बीच चाहे जितनी भी अनबन हो, आखिर में उन दोनों के बीच जो जीजाजी बोलेंगे वह मैं करूँगा वाला समझौता था। मिस्टर शैडो ने अंतरा से वादा किया कि अब से वह रोज़ काम से जल्दी वापस आकर उसके लिए खाना बनाएगा। अंतरा और मिस्टर शैडो के बीच में ऐसे ही प्यार भरी बातें चलती रही, लेकिन दूसरी तरफ हॉस्पिटल में बिल्कुल उल्टा माहौल था। रुद्र को लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया था। उसके पास उसको घेरे हुए लोगों से छूटने का कोई रास्ता नहीं था। सब लोग चिल्ला रहे थे, कोई रुद्र को गाली दे रहा था, किसी ने तो रुद्र पर हाथ भी उठा दिया था। आखिर में हॉस्पिटल के सिक्योरिटी गार्ड्स आए और उन्होंने रुद्र को घेरे से बाहर निकाला। अगर वह नहीं आते तो पता नहीं रुद्र का क्या होता। उसके बाद रुद्र स्मोकिंग एरिया में गया और एक सिगरेट चलाई। अभी भी उसके चेहरे पर घबराहट थी। तब तक रुद्र को ढूंढते हुए मधु वहां आई। मधु ने रुद्र के पास आकर घबराते हुए बताया, बेटा, डॉक्टर ने कहा है कि अगर जल्दी से ब्लड नहीं मिला तो गायत्री का बच्चा नहीं बचेगा। अब क्या करें? रुद्र ने फ्रस्ट्रेशन में मधु को जवाब दिया कि अब गायत्री का बच्चा ना रहे वही बेहतर है, वह उसे पैसे देकर दफा कर देगा। रुद्र की बात सुनकर मधु ने एक आह भरी और रुद्र को बताया कि उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे अपना पहला पोता इस तरह गंवाना पड़ेगा। मधु रुद्र को अपना दुखड़ा सुना रही थी, लेकिन रुद्र के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था कि मास्क वाले आदमी में इतनी हिम्मत थी
कि वह उसे धमकी दे रहा था, और रुद्र को यह सोचकर सबसे ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि मास्क वाला आदमी एक वांटेड क्रिमिनल होने के बावजूद उसका रवैया ऐसा था कि दूसरे उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। रुद्र खुद एक हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन था, इसलिए एक से बड़े एक बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज़ के साथ उसका उठना बैठना लगा रहता था, लेकिन इससे पहले कभी उसे मास्क वाले आदमी जैसा कोई नहीं मिला था। अचानक रुद्र को ख्याल आया कि कहीं वह आदमी कोई इंटरनेशनल क्रिमिनल तो नहीं, शायद इसलिए वह अपना चेहरा छुपाकर घूमता है। रुद्र ने अपनी माँ से पूछा कि क्या उसे पक्का यकीन है कि मास्क वाला आदमी वांटेड क्रिमिनल है। मधु ने जवाब दिया कि वह पहले ही बता चुकी है कि मास्क वाले आदमी ने उसे खुद यह बात कही थी, और फिर मधु ने अपना अभिप्राय दिया कि अगर वह वांटेड नहीं होता तो फिर उसे अपना चेहरा छुपाने की ज़रूरत ही क्या होती। मधु की बात सुनकर रुद्र ने एक गहरी सांस ली और सिगरेट बुझाकर वहाँ से निकलने लगा। मधु ने उसे रोकते हुए पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। रुद्र ने मधु को बताया कि उसे ऑफिस में कुछ काम है। मधु ने विरोध किया कि अगर गायत्री या उसके बच्चे को कुछ हो गया तो वह अकेली क्या करेगी। मधु ने यह कहा ही था, तब एक नर्स वहाँ पर आई और पूछा कि क्या उन लोगों में से कोई गायत्री बंसल के परिवार वाला है। मधु ने कुछ देर इंतज़ार किया कि रुद्र जवाब देगा, लेकिन रुद्र चुपचाप लापरवाह खड़ा रहा, इसलिए ना चाहते हुए मधु को आगे बढ़ना पड़ा। नर्स ने मधु को डांटा कि वह कब से उन लोगों को ढूंढ रही थी। उनकी फैमिली मेंबर इतना क्रिटिकल है और वह लोग लापरवाही से हॉस्पिटल में घूम रहे हैं। उसके बाद नर्स ने बताया कि गायत्री के लिए ब्लड का अरेंजमेंट हो गया है, और फिर मधु की और कुछ पेपर्स दिए और जल्दी से साइन करने के लिए कहा ताकि वह लोग ब्लड ट्रांसफ्यूज़न शुरू कर सकें। लेकिन मधु उन पेपर्स पर साइन करने के लिए हिचकिचा रही थी। आखिर में रुद्र ने पेपर्स पर साइन की। नर्स ने बताया कि वह लोग पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन ब्लड मिलने में इतनी देर हो चुकी है, इसलिए अभी भी गायत्री की जान पर खतरा है। रुद्र को अब गायत्री की पड़ी नहीं थी, इसलिए वह वहां से निकल गया। रुद्र हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर पहुंचा ही था कि उसका फ़ोन बजा। उसने देखा कि प्राइवेट डिटेक्टिव का फ़ोन था, जिसे उसने अंतरा के बॉयफ्रेंड के बारे में पता लगाने कहा था। रुद्र के फ़ोन उठाते ही सामने से आवाज़ आई, मिस्टर आहूजा, जैसा कि आपने कहा था, मैंने आपकी पत्नी के बारे में सब पता लगा लिया है। अगर आप कहें तो मैं अभी आपके ऑफिस आकर आपसे पूरी रिपोर्ट शेयर करता हूँ। रुद्र के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई और उसने कहा, बिल्कुल, मैं अभी ऑफिस पहुँचता हूँ। मधु ने नर्स के साथ इमरजेंसी रूम की तरफ जाते हुए उसे पूछा, मेरा पोता तो बच जाएगा ना? मधु का सवाल सुनते ही नर्स ने जवाब दिया कि उन लोगों को बताया ही होगा कि अगर प्रॉब्लम हुआ तो उन लोगों को पहले बच्चे की माँ को बचाना होगा। लेकिन मधु उल्टा नर्स को डांटने लगी कि वह लोग कुछ भी करके बच्चे को बचा लें। इमरजेंसी रूम आते ही नर्स तुरंत अंदर चली गई। मधु ने अपने दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करते हुए प्रार्थना की, हे माता रानी, मेरे पोते की रक्षा करना। दूसरी तरफ रुद्र हॉस्पिटल से निकलने के कुछ ही देर बाद अपने ऑफिस पहुंच गया था। अंदर पहुंचते ही रुद्र ने देखा कि प्राइवेट डिटेक्टिव उसके कैबिन के बाहर उसका इंतजार कर रहा था। रुद्र ने चलते चलते ही उसे अपने साथ अंदर आने कहा। रुद्र के कैबिन में पहुंचते ही प्राइवेट डिटेक्टिव ने अपनी बैग से कुछ फोटोज निकाले और रुद्र के टेबल पर बिछा दिए। प्राइवेट डिटेक्टिव ने रुद्र को जानकारी देते हुए बताया, जैसा कि आपने कहा था, हमने आपकी पत्नी मिसेस अंतरा आहूजा का रूटीन काफ़ी दिनों तक फॉलो किया और हमें पता चला है कि वह 3 आदमियों से मिलती थी। पहला, स्टारलाइट एंटरटेनमेंट का मालिक विक्रांत ग्रोवर। दूसरा, फेमस कार डिजाइनर ऋषभ मलिक। इन दोनों को तो आप जानते ही होंगे, लेकिन तीसरे आदमी के बारे में अब तक हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, क्योंकि वह हमेशा मास्क लगाकर घूमता है, इसलिए बिना चेहरा देखे उसकी इन्फॉर्मेशन निकालने में दिक्कत हो रही है।
उसने आगे रुद्र को बताया कि बहुत कोशिशें करने के बाद भी उन्हें सिर्फ इतना पता चल पाया कि उस मास्क वाले आदमी का विक्रांत ग्रोवर से काफ़ी गहरा रिश्ता है, या तो फिर वह भी हो सकता है कि तीसरा आदमी खुद विक्रांत ग्रोवर ही हो। आगे प्राइवेट डिटेक्टिव ने एक फ़ोटो पर अपनी उंगली रखते हुए बताया, यह फ़ोटो ट्रैफिक सर्विलांस के सीसीटीवी का है। यह उस दिन का है जब आपकी पत्नी को कार एग्जीबिशन से ले जाया गया था और यह गाड़ी विक्रांत ग्रोवर की है। फोटो देखते हुए रुद्र को ख्याल आया कि उसने कभी अंतरा की कदर नहीं की। उसे पता नहीं था कि अंतरा में वह जादू है कि उसने विक्रांत ग्रोवर और ऋषभ मलिक दोनों भाइयों को अपना दीवाना बना रखा था। रुद्र ने प्राइवेट डिटेक्टिव की तरफ देखते हुए कहा, अगर उस मास्क वाले आदमी के बारे में पता लगा सके तो मैं तुम्हें 10 लाख रुपए अलग से दूंगा। प्राइवेट डिटेक्टिव ने जवाब दिया कि वह लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ जब से अंतरा को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में पता चला था तब से वह अपना ज़्यादा ही ख्याल रखने लगी थी और मिस्टर शैडो तो उससे भी ज़्यादा सतर्क रहने लगा था। अगली सुबह अंतरा को कंपनी देने के लिए तन्वी होटल आई थी। अंतरा किचन में खाना बना रही थी। तन्वी ने कुछ सोचते हुए उसके पास जाकर पूछा कि क्या तुम श्योर हो कि विक्रांत ग्रोवर सिर्फ एक कंपनी स्टारलाइट एंटरटेनमेंट का ही मालिक है? यह सुनकर अंतरा को कुछ समझ नहीं आया और उसने सवालिया नज़र से तन्वी की तरफ देखा। तन्वी ने अपनी बात का मतलब समझाते हुए कहा, मुझे तो लगता है उसके पास पैसे छापने की फैक्ट्री है। यह सुनते ही अंतरा ने सब्जी काटते हुए पूछा, और आपको ऐसा क्यों लगता है मैडम? तन्वी ने जवाब दिया कि मिस्टर शैडो ने अंतरा को उसके मामा के हॉस्पिटल ले जाने और वापस लाने के लिए तन्वी को कहा है और उसके लिए मिस्टर शैडो तन्वी को एक दिन का 50,000 रुपये देने वाला है। तन्वी ने अंतरा को बताया कि इसके बदले अगर मिस्टर शैडो अंतरा के लिए एक गाड़ी रखे और एक ड्राइवर, एक आया और एक बॉडीगार्ड को काम पर रख ले तो 50,000 में तो वह 3 लोग महीने भर के लिए काम करेंगे। अंतरा ने तन्वी से माफ़ी मांगी कि उसकी और मिस्टर शैडो की बातें चल रही थी। तब उसने ऐसे ही तन्वी का नाम ले लिया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि मिस्टर शैडो तन्वी को इस तरह से अंतरा को कंपनी देने के लिए कह देगा। अंतरा की बात सुनकर तन्वी ने पूछा, लेकिन तूने शैडो से मेरे बारे में क्या बात की थी? अंतरा ने जवाब दिया, कुछ खास नहीं। तू किसी लग्जरी बैग के बारे में बता रही थी ना, कि अगर तुझे वह खरीदना है तो तुझे अपनी पूरी पॉकेट मनी खर्च करनी पड़ेगी। अंतरा की बात सुनकर तन्वी ने अपना हाथ उठाया और अपनी 5 उंगलियां फैलाते हुए मजाक में उसे बताया कि वह लग्जरी बैग 5 लाख रुपए का आता है। यह सुनते ही अंतरा की आंखें चौड़ी हो गई। फिर तन्वी ने उसे बताया कि शायद अंतरा को कोई गलतफहमी हो गई थी। दरअसल वह जिस बैग की बात कर रही थी वह बैग सिर्फ 5,000 रुपये का आता है। तन्वी ने सफाई दी कि भले ही वह बहुत पैसे उड़ाती होगी, लेकिन एक बैग के लिए वह 5 लाख रुपए कभी खर्च नहीं कर सकती। और फिर तन्वी ने गहरी सांस लेते हुए बताया कि जितने पैसे मिस्टर शैडो ने उसे एक दिन के लिए दिए हैं उतने में उसे जैसे पसंद है वैसे 10 बैग वह खरीद सकती है। तन्वी ने अपनी बात आगे बढ़ाई कि अंतरा उसकी बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए उसकी प्रेगनेंसी में उसका ध्यान रखना तन्वी का फ़र्ज है और वह खुशी खुशी यह काम करेगी। उसके लिए उसे पैसे लेने की ज़रूरत नहीं है। अंतरा तन्वी की भावनाओं को समझती थी, लेकिन उसे पता था कि अगर वह लोग पैसे वापस करेंगे तो मिस्टर शैडो को अच्छा नहीं लगेगा। अंतरा को एक ख्याल आया और उसने तन्वी को वह पैसे सेविंग्स में डालने या तो इन्वेस्ट करने का सुझाव दिया। तन्वी ने अंतरा से सहमत हुई। वैसे भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तन्वी और उसके पापा के काफ़ी सारे कनेक्शंस थे। तन्वी ने कुछ सोचते हुए अंतरा से कहा, अगर इन पैसों से मैं तेरे नाम से इनफर्टाइल वुमेन के लिए एक फाउंडेशन शुरू कर दूं तो तेरे होने वाले बेबी को बहुत दुआएं मिलेंगी। तन्वी का आइडिया सुनकर अंतरा को हंसी आ गई और उसने तन्वी से कहा कि पैसा उसका है,
इसलिए उसके साथ वह जो करना चाहे वह कर सकती है। तन्वी ने अंतरा को बताया कि अगर पहले कोई उसे कहता कि एक दिन वह चैरिटी करेगी तो वह सामने वाले के मुंह पर हंस देती। अब तक खाना लगभग तैयार हो चुका था। अंतरा खाना सर्विंग बाउल में निकाल रही थी। तब तक तन्वी ने अपना फ़ोन पर अंतरा को बैंक का मैसेज दिखाया जिसमें तन्वी के अकाउंट में 5 लाख रुपए ट्रांसफ़र किया गया है, यह लिखा था। और नीचे मिस्टर सैडो का नोट था कि मेरे लिए 10 दिन काम करने का यह बदला है। तन्वी ने अंतरा को बताया कि मिस्टर सैडो ने उसे 5 लाख रुपए तो ऐसे दे दिए जैसे कोई 5 चॉकलेट देता है। तब तक अंतरा ने टेबल पर खाना लगा दिया था। यह देखते ही तन्वी पैसों के बारे में भूल गई और खाने की तरफ देखने लगी। और फिर उसने खाने की खुशबू को सूंघते हुए अंतरा की तारीफ में कहा कि अंतरा की खाना बनाने का टैलेंट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अंतरा ने इतनी जल्दी 3 सब्जी और 1 सूप बना दिए थे। अंतरा ने तन्वी को टोका कि वह उसे चने के झाड़ पर ना चढ़ाए और सूप चक्कर बताए कि कैसा बना है। अंतरा के मुकुंद मामा को नादुरुस्त तबीयत की वजह से उसे चुनिंदा चीज़ें ही खाने की ही छूट थी, इसलिए अंतरा ने उनके लिए यह सूप बनाया था। तन्वी ने सूप चक्कर अंतरा को बताया कि वह शायद अपनी पूरी ज़िंदगी में उसके जैसा खाना नहीं बना पाएगी। अंतरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि अगर तन्वी को कुछ भी खाने का मन करे तो वह कभी भी बता सकती है, वह उसके लिए ज़रूर बनाएगी। तन्वी ने अंतरा को बताया कि अगर उन दोनों ने ऐसा किया और मिस्टर सैडो को पता चला तो वह तन्वी को लात मारकर बाहर निकाल देगा। यह सुनकर अंतरा हंस पड़ी और उसने तन्वी को समझाया कि मिस्टर सैडो हमेशा रात को लौटता है, इसलिए तन्वी दिन में कभी भी बेफिक्र होकर आ सकती है। तन्वी ने जवाब दिया कि वह रोज़ आया करेगी। यह सुनकर अंतरा मुस्कुराई। तन्वी ने अंतरा से कहा, बाय द वे, तेरी प्यारी बहन सच में लकी निकली। उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन ठीक से हो गया और अब वह और उसका बच्चा दोनों ही ठीक है। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मौत के मुंह से वह कैसे वापस आ गई। अंतरा ने हॉस्पिटल के लिए टिफिन पैक करते हुए जवाब दिया कि भले ही गायत्री कितनी भी गलत क्यों ना हो, लेकिन उसके होने वाले बच्चे की इसमें कोई गलती नहीं है, इसलिए उसे अपनी माँ के किए की सज़ा बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए। तन्वी ने अपनी नाराज़गी जाहिर करते बताया कि हमेशा ऐसा क्यों होता है कि बुरे लोग हमेशा बच जाते हैं और अच्छे लोगों को हमेशा दुख सहना पड़ता है। हालांकि तन्वी का कहना था कि अब शायद मिस्टर सैडो से मिलकर अंतरा के दिन बदलने शुरू हो गए थे। यह सुनकर अंतरा ने अपना सर हाँ में हिलाया। तन्वी ने अपनी घड़ी देखते हुए अंतरा को याद दिलाया कि उन्हें अब जल्दी से हॉस्पिटल चलना चाहिए वरना देर हो जाएगी। उसके साथ ही दोनों उठे और टिफ़िन लेकर कमरे से बाहर निकले। नीचे उतरकर गाड़ी में बैठते हुए तन्वी ने अंतरा को बताया, तुझे पता है मिस्टर सैडो ने पैसे देने के साथ साथ कुछ रूल्स भी बताए हैं, जैसे कि जब तू मेरे साथ गाड़ी में होगी तो मैं 40 की स्पीड से ज़्यादा तेज़ नहीं चला सकती। कैन यू बिलीव इट? इतनी स्लो तो ऑटो भी नहीं चलती। तन्वी को यह टॉर्चर जैसा लग रहा था, लेकिन उसे पता था कि उसके पीछे मिस्टर सैडो की अंतरा के लिए चिंता थी, इसलिए उसने कोई विरोध नहीं किया था। लेकिन इसकी वजह से उन लोगों को हॉस्पिटल पहुंचने में 2 गुना वक्त लग गया। हॉस्पिटल पहुंचते ही तन्वी ने अपना फ्रस्ट्रेशन निकाला कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह बैलगाड़ी चला रही थी। तन्वी ने अंतरा को बताया कि ड्राइवर बनना उसे बहुत भारी पड़ने वाला है। अंतरा ने तन्वी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि इसके बदले में वह अगले दिन तन्वी की पसंद का खाना बनाएगी और फिर तन्वी से पूछा कि उसे क्या खाना है। तन्वी जैसे ही किसी सवाल का इंतज़ार कर रही थी वैसे उसने बोलना शुरू कर दिया, मुझे पनीर चिली, तंदूरी चिकन, राजमा चावल, दही कचौरी, पालक पनीर, दाल मखनी, बटर चिकन, भिंडी फ्राई, लच्छा पराठा, रुमाली रोटी। तन्वी अलग अलग डिशेज के नाम बोल रही थी। तब अंतरा जल्दी से गाड़ी से उतरी और दरवाज़ा बंद करते हुए हॉस्पिटल के एंट्रेंस की तरफ चलने लगी। उसे लगा तन्वी खाना नहीं पूरा का पूरा रेस्टोरेंट का मेनू मांग रही थी।
तन्वी ने आवाज लगाई। अरे अभी तो सिर्फ स्टार्टर और मेन कोर्स हुए हैं, डेजर्ट कौन सुनेगा? यह कहने के बाद उसने अपना मुंह फुलाते हुए कहा, उफ, यह आजकल की लड़कियों के नखरे। यह सुनते ही अंतरा को हंसी आ गई और वह तन्वी की तरफ मुड़ी। तन्वी ने आंख मारते हुए इशारा किया और कहा कि वह सिर्फ मजाक कर रही थी। एक प्रेग्नेंट औरत से इतना काम करवा कर उसे नरक में नहीं जाना है। उसके बाद तन्वी ने अंतरा को बताया कि वह उसका वहां पर इंतजार करेगी। अंतरा ने मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में हिलाया और हॉस्पिटल के अंदर चली गई। विजिटिंग आवर्स होने की वजह से बहुत सारे लोग आए हुए थे, इसलिए अंतरा ने सीढ़ियां चढ़ने के बदले लिफ्ट में जाने का फैसला किया और वह लिफ्ट के पास जाकर लिफ्ट आने का इंतज़ार करने लगी। कुछ ही देर में लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची और एक आवाज़ के साथ दरवाज़ा खुला। अंतरा लिफ्ट में दाखिल हो उससे पहले उसे एक आवाज़ सुनाई दी, अंतरा। उसने आवाज़ की दिशा में देखा और विनम्रता से मुस्कुराया और पूछा, ऋषभ सर आप यहाँ? आप भी यहाँ किसी पेशेंट से मिलने आए हो? ऋषभ ने अंतरा के सवाल को नज़रअंदाज किया और रूखेपन से जवाब दिया कि वह डॉक्टर से मिलने आया है। यह सुनकर अंतरा ने ऋषभ को ऊपर से नीचे तक देखा। उसे ऋषभ किसी तरह से बीमार या घायल नहीं लग रहा था, ना ही कहीं उसके कपड़े फटे थे। इसलिए अंतरा ने धीरे से कहा, फिर तो आपकी अपॉइंटमेंट का टाइम हो गया होगा, मेरी वजह से आपको लेट हो जाएगा, मैं चलती हूँ, टेक केयर सर। यह बोलकर अंतरा लिफ्ट के अंदर चली गई और 7 नंबर दबाया, लेकिन लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो उसके पहले ऋषभ ने अंतरा का हाथ पकड़कर उसे वापस बाहर खींच लिया। ऋषभ ने गुस्सा होते हुए अंतरा से पूछा, तुम्हें इतनी भी तमीज़ नहीं है कि यह पूछो कि मुझे क्या बीमारी हुई है? अंतरा काफ़ी दिनों से ऋषभ से मिली नहीं थी, ना ही उसकी ऋषभ से कोई बात हुई थी। भले ही वह ऋषभ पर भरोसा नहीं करती थी, लेकिन वह इस बात से इनकार नहीं कर सकती थी कि फैमिली कोर्ट में ऋषभ ने उसे रुद्र से बचाया था। अगर ऋषभ नहीं होता तो उस दिन रुद्र शायद अंतरा का रेप भी कर देता। अंतरा ने ऋषभ से पूछा, क्या आपको कोई तकलीफ हो रही है सर? ऋषभ ने जवाब दिया, हाँ, मेरे दिल में दर्द हो रहा है। अंतरा ने ऋषभ से पूछा कि कहीं उसे माइनर हार्ट अटैक तो नहीं आया। यह सुनकर ऋषभ अंतरा पर चिढ़ गया कि वह बिल्कुल फिट है। ऋषभ के जवाब से अंतरा कंफ्यूज हो गई और फिर उसने कुछ सोचकर वापस ऋषभ से पूछा कि उसे बिना हार्ट अटैक के ही छाती में दर्द हो रहा है। यह सुनकर रुद्र और चिढ़ गया। अब ऋषभ ने अंतरा को साफ साफ बताया कि उसे हर रोज़ अंतरा का खूबसूरत चेहरा देखने की आदत पड़ गई है। हालांकि अंतरा का मिजाज और हमेशा उसे नज़रअंदाज करने की आदत से उसे बहुत गुस्सा आता था, फिर भी इतने दिन से अंतरा को देखा नहीं था, इसलिए उसे ठीक नहीं लग रहा था। यह सुनकर अंतरा चौंक गई और उसके मुंह से सिर्फ ओह निकला। यह सुनते ही ऋषभ ने गुस्से से बताया कि वह अंतरा की इसी आदत से चिढ़ता है। उसके बाद ऋषभ ने मुद्दे पर आते हुए अंतरा को बताया कि उसने अपने भाई विक्रांत से साफ साफ बात कर ली है और विक्रांत ने उसे भरोसा दिया है कि वह अंतरा से प्यार नहीं करता और उसे अपने भाई पर पूरा भरोसा है कि वह झूठ नहीं बोलेगा। इतना कहने के बाद ऋषभ ने अंतरा से पूछा कि उस दिन जब वह उसकी गाड़ी से उतरकर विक्रांत की गाड़ी में गई थी, तब अंतरा और विक्रांत ने क्या किया था। लेकिन अंतरा ने उसके सवाल का जवाब देने के बदले हैरान होकर पूछा, क्या सच में आपके भाई ने ऐसा कहा कि वह मुझसे प्यार नहीं करते? ऋषभ ने जवाब दिया, हाँ, उसने ऐसा ही कहा। क्यों? अंतरा ने बात को घुमाते हुए कहा, नहीं, कुछ नहीं, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। यह सुनते ही ऋषभ के चेहरे पर एक चमक आ गई और उसका लहजा अचानक से शांत हो गया। ऋषभ ने अंतरा के आगे खुलासा किया कि वह दुविधा में था, लेकिन फिर उसने फैसला किया कि अगर अंतरा और विक्रांत एक दूसरे से प्यार करते होंगे तो वह अंतरा का पीछा छोड़ देगा और उससे कहीं दूर चला जाएगा। लेकिन अगर उन दोनों का ऐसा कोई रिश्ता नहीं होगा तो वह अंतरा को नहीं छोड़ेगा। ऋषभ की बात से अंतरा बेचैन हो गई
और अपने कदम पीछे करते हुए अंतरा ने ऋषभ को कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन ऋषभ ने उसकी बात काट दी और अंतरा को बताया कि वह जानता है कि अंतरा यही कहेगी कि वह शादीशुदा है और किसी और से प्यार करती है वगैरह वगैरह। लेकिन ऋषभ ने अंतरा के सारे बहानों के बारे में सोच लिया है और उसे खुद के पैसों और लुक्स पर यकीन है कि वह एक ना एक दिन अंतरा का दिल जीत ही लेगा। ऋषभ का कहना था कि अंतरा भले ही किसी और से प्यार करती हो, लेकिन उसके लिए बेस्ट चॉइस ऋषभ ही है। ऋषभ ने जिस उत्साह और जोश से अपनी बात कही थी, उससे कोई भी लड़की उसकी बात मान जाती, लेकिन अंतरा को यह मामला बहुत पेचीदा लग रहा था। ऋषभ की बातों से साफ पता चल रहा था कि वह अपने बड़े भाई विक्रांत की इज्जत करता था, लेकिन फिलहाल अंतरा ऋषभ को सच्चाई नहीं बता सकती थी कि मिस्टर शैडो और विक्रांत एक ही आदमी है, और मिस्टर शैडो को अभी अपनी पहचान जाहिर नहीं करना चाहता था, इसलिए वह उसके प्लान को खराब नहीं करना चाहती थी। इसलिए अंतरा दुविधा में पड़ गई थी। अंतरा ने थोड़ी देर कुछ सोचा और ऋषभ से पूछा, सर, क्या आपने अपनी मैरिड लाइफ के बारे में कुछ प्लान किया है? मेरा मतलब है कि आपको कितने बच्चे चाहिए वगैरह। क्या? ऋषभ को अंतरा का सवाल बड़ा अजीब लगा। उसने अंतरा को जवाब दिया, यह सब मैंने सोचा नहीं है, लेकिन मैं तो 1 दर्जन बच्चे भी पाल सकता हूँ। अंतरा को ऐसा ही कुछ जवाब सुनना था। उसने तुरंत ऋषभ को बताया कि वह कभी मां नहीं बन सकती। यह सुनकर ऋषभ उसकी तरफ एकटक देखता रहा। उसके चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं था। अंतरा ने ऋषभ को बताया कि इसी हॉस्पिटल में उसका टेस्ट हुआ था, वह अपना रिपोर्ट भी दिखा सकती है। अंतरा की बात सुनकर ऋषभ ने अपनी आंखें छोटी करते हुए पूछा कि अगर अंतरा मां नहीं बन सकती तो यह बात बताने में उसे इतनी खुशी क्यों मिल रही है? अंतरा ने ऋषभ को बताया कि उसे कोई गलतफहमी हो रही होगी। वह बिल्कुल खुश नहीं है, वह तो बस अपनी प्रॉब्लम समझा रही है। अंतरा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि ऋषभ का खानदान एक ऐसी औरत को अपनी बहू कभी नहीं बनाएगा जो उन्हें कोई वारिस ना दे सके, इसलिए वह दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच नहीं है। अंतरा की बात खत्म होने के बाद भी ऋषभ बिना कुछ बोले उसे घूर रहा था। यह देखकर अंतरा ने खुद को 2 बातों के लिए तैयार कर लिया था, या तो ऋषभ उसे गुस्से से खरी खोटी सुनाएगा या तो फिर चुपचाप वहां से चला जाएगा। लेकिन ऋषभ अचानक से जोर जोर से हंसने लगा। यह देखकर अंतरा को हैरानी हुई। ऋषभ ने हंसते हुए अंतरा से कहा कि तुम्हारा इनफर्टिलिटी वाला बहाना भी अब पुराना हो चुका है अंतरा, यह बात तुम मुझे पहले ही बता चुकी हो। यह कहने के बाद ऋषभ ने अंतरा को याद दिलाया कि जैसे उसने थोड़ी देर पहले ही बताया कि उसे अब इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, और रही बात खानदान के वारिस की, तो वह तो उसका भाई विक्रांत शादी करने के बाद परिवार को दे ही देगा, इसलिए उसे इस मामले में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। उल्टा उसे अंतरा के साथ अकेले ज़िंदगी बिताने का आइडिया काफ़ी रोमांटिक लग रहा था। ऋषभ की बात सुनकर अंतरा याद करने लगी कि उसने कब ऋषभ को यह बात बताई थी, या फिर जैसा कि मिस्टर शैडो ने कहा था कि प्रेगनेंसी में औरत अपने होश खो बैठती है। अंतरा यह सब सोच में डूबी थी, तब अचानक ऋषभ ने उसके हाथ से टिफिन छीन लिया। यह तुम्हारे मामा के लिए है? इतना बोलकर ऋषभ ने अंतरा से बिना पूछे टिफिन खोल दिया और खाना सूंघ लिया। वाह, क्या खुशबू है! कल मुझे भी लंच में ऐसा टिफिन चाहिए। अंतरा ने तुरंत ऋषभ के हाथ से टिफिन छीन लिया और उसे बंद करते हुए ऋषभ को टोका कि वह बीमार नहीं है और अगर उसे चाहिए तो बाहर से खाना खरीद सकता है। ऋषभ ने जवाब दिया कि वह बाहर का खाना खाकर थक चुका है, उसे अब घर का खाना चाहिए, और फिर उसने अंतरा को चेतावनी दी कि अगर वह अगले दिन उसे टिफिन नहीं भेजेगी तो अंतरा को उसके अगले एग्जीबिशन में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर अंतरा का मुंह खुला रह गया और उसने ऋषभ से उसकी बात का लॉजिक समझाने कहा, लेकिन ऋषभ ने अंतरा के सवाल को नज़रअंदाज कर दिया। तब तक एक आवाज़ के साथ फिर से लिफ्ट का दरवाज़ा खुला। उन लोगों की बहस चल रही थी।
तब तक पता नहीं कितनी बार लिफ्ट ऊपर जाकर वापस ग्राउंड फ्लोर पर आ गई होगी। इस बार जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुला कि अंतरा बिना वक्त गंवाए लिफ्ट के अंदर चली गई और पहले 7 और फिर क्लोज का बटन दबा दिया। लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होते होते अंतरा ने ऋषभ से कहा, सॉरी सर, लेकिन मेरे मामा का लंच करने का वक्त हो गया है और मैं अगले एग्जीबिशन के लिए बिल्कुल टाइम पर पहुंच जाऊंगी। ऋषभ कुछ कहे या कुछ करे, उससे पहले लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो गया था। लिफ्ट ऊपर की तरफ सरकने लगी। तब जाकर अंतरा ने राहत की सांस ली। पहले फैमिली कोर्ट और अब हॉस्पिटल। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हर जगह उसकी मुलाकात ऋषभ से कैसे हो जाती थी। अंतरा को लगा अभी ऋषभ बिल्कुल बच्चों जैसी जिद कर रहा था। वह यह सोच रही थी तब तक 7वें माले पर लिफ्ट का दरवाज़ा खुला। अंतरा ने खुद को शांत करने के लिए फिर से एक गहरी सांस ली और लिफ्ट से बाहर निकली। बाहर कॉरिडोर में अंतरा की मुलाकात उसके छोटे मामा सुधीर से हुई। अंतरा को देखकर सुधीर मुस्कुराया। अंतरा ने तुरंत सुधीर को एक तरफ ले जाते हुए पूछा कि सुधीर ने आहूजा निवास वाले हादसे के बाद उसे कॉल क्यों नहीं किया। सुधीर ने बताया कि अंतरा के उस मास्क वाले आदमी ने उसे कुछ दिनों के लिए अपना फ़ोन बंद रखने बोला था। रुद्र ने तो पुलिस में शिकायत भी दर्ज कर दी थी। अगर अंतरा का वह मास्क वाला दोस्त नहीं होता तो अंतरा इस वक्त सुधीर की जमानत करवा रही होती। यह जानकर अंतरा ने अपना सर हाँ में हिलाया और फिर सुधीर को उस दिन क्या क्या हुआ था यह डिटेल में बताने कहा। सुधीर ने बताया जैसे कि अंतरा जानती ही थी कि गायत्री को चोट लगने के बाद रुद्र उसे हॉस्पिटल ले गया था। उसके बाद रुद्र ने वहां से पुलिस को कॉल करके बताया था कि सुधीर ने जानबूझकर गायत्री पर हमला किया है, लेकिन मिस्टर सैडो ने बीच में पड़कर सुधीर को जेल जाने से रोक दिया। आखिर में सुधीर ने अंतरा से कहा, तुम्हारे दोस्त ने मुझे कुछ दिन इंतज़ार करने कहा है। अगर गायत्री और उसका बच्चा सुरक्षित रहे तो मुझे कुछ नहीं होगा। अगर फिर भी रुद्र मुझ पर कोई केस करेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे उसे पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। इतना कहने के बाद सुधीर ने अंतरा को बताया कि मिस्टर सैडो ने अपनी पहचान से गायत्री के लिए ब्लड भी अरेंज करवाया। अगर मिस्टर सैडो ने यह सब नहीं किया होता तो सुधीर अभी इतने आराम से अंतरा से बात नहीं कर रहा होता। मिस्टर सैडो ने गायत्री के लिए ब्लड अरेंज करवाया था, यह जानकर अंतरा चकित हो गई थी। मिस्टर सैडो ने अंतरा के लिए तो बहुत कुछ किया ही था, लेकिन अब वह उसके परिवार और दोस्त के लिए भी इतना कुछ कर रहा था, यह अंतरा ने कभी सोचा तक नहीं था। और यह सब करने के बाद भी मिस्टर सैडो ने अंतरा को कुछ नहीं बताया था। अंतरा को ख्याल आया कि मिस्टर सैडो की पहचान के साथ साथ उनका अंतरा को प्रोटेक्ट करने का तरीका भी हमेशा से एक रहस्य रहा था। वह बहुत अच्छा आदमी है बेटा, उसके साथ दोस्ती बनाए रखना। सुधीर की यह बात ने अंतरा को अपने ख्यालों से बाहर निकाला। अंतरा ने सुधीर से वादा किया कि वह हमेशा मिस्टर सैडो से दोस्ती निभाएगी। उसके बाद उन दोनों की चर्चा गायत्री पर चली गई। सुधीर ने अंतरा को बताया कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि गायत्री इतनी कैसे बदल गई। शायद वह विदेश पढ़ने गई थी, वहाँ की बुरी संगत का असर था। अंतरा ने अपनी दलील रखी कि अगर ऐसा ही है तो गायत्री की माँ तो कभी विदेश नहीं गई थी, लेकिन उसने तो गायत्री से भी भयानक चीज़ें की हैं। सुधीर ने जवाब दिया कि उसके लिए उसका बड़ा भाई मुकुंद जिम्मेदार है और कुछ हद तक उनका परिवार भी, क्योंकि वह लोग गायत्री की माँ लता की महत्वाकांक्षाएं पहचान नहीं पाए थे। हालांकि लता ने कैसे भी करके वह सब हासिल कर ही लिया था जो उसे चाहिए था, भले ही उसके लिए चाहे वह किसी भी हद तक गिर गई हो। सुधीर की बात से अंतरा सहमत हुई और फिर उसने सुधीर को जानकारी दी कि मिस्टर सैडो ने लता के बारे में भी पता किया था। लता भी बाद में किसी तरह विदेश चली गई थी और वहाँ पर उसने किसी बहुत पैसे वाले और प्रभावशाली आदमी से शादी कर ली थी और वह लोग बहुत जल्दी मुंबई आने वाले हैं। यह सुनकर सुधीर चिढ़ गया कि लता वापस आकर अपने पहले पति मुकुंद को दिखाना चाहती है कि वह कहाँ से कहाँ पहुँच गई। अंतरा ने सुधीर को बताया कि गायत्री रुद्र से शादी करने वाली है,
इसलिए उसकी माँ होने के नाते लता का वापस आना और शादी से पहले दोनों परिवार का मिलना स्वाभाविक था। सुधीर का जबड़ा सख्त हो गया। उसने अंतरा को बताया कि रुद्र एक बेकार आदमी है। उसने जो अंतरा के साथ किया था वही चीज वह आगे चलकर गायत्री के साथ करेगा। और फिर सुधीर ने अंतरा से कहा, आहूजा निवास में गायत्री को अपने साथ ले जाने के लिए मैं मना रहा था, लेकिन वह रुद्र को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं। यह देखकर रुद्र ने क्या किया पता है? यह सुनते ही अंतरा सतर्क हो गई। सुधीर ने आगे अंतरा को बताया कि रुद्र गायत्री को उसकी तरफ धकेल रहा था और सुधीर से कह रहा था कि वह गायत्री को अपने साथ ले जाए, और रुद्र ने उसे बताया था कि अब उसे अंतरा वापस चाहिए। यह बताते हुए सुधीर गुस्से से तिलमिला उठा था। उसे इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि रुद्र बंसल परिवार की दोनों लड़कियों की जिंदगी के साथ खेल रहा था। बात करते करते सुधीर की आवाज इतनी ऊंची हो गई थी कि आसपास वाले सब उनकी तरफ देखने लगे थे। अंतरा ने सुधीर को शांत रहने कहा। उसके बाद सुधीर ने किसी तरह से खुद को शांत किया और फिर अंतरा से पूछा कि वह अब आगे अपनी जिंदगी में क्या करना चाहती है। अंतरा ने जवाब दिया कि उसके आहूजा खानदान में लौटने का तो सवाल ही नहीं उठता। फिलहाल वह सिर्फ काम करके पैसे कमाना चाहती है और अपने बड़े मामा की ट्रीटमेंट करवाना चाहती है। लेकिन सुधीर ने अंतरा को टोका कि पैसों का मामला वह देख लेगा। वह अंतरा के कंधों पर और बोझ नहीं डालना चाहता, क्योंकि अभी उसके पास जीने के लिए अपनी पूरी जिंदगी पड़ी है। अंतरा ने मुस्कुराते हुए कहा, और यह जिंदगी मेरे दोनों मामा की वजह से ही तो है। आप दोनों ने मेरे लिए बहुत कर लिया, अब मेरी बारी है। मुझे आज भी याद है कि हर बर्थडे पर आप दोनों मेरे लिए नए कपड़े लेकर आते थे। अंतरा की बात सुनकर सुधीर मुस्कुराया, हालांकि उसकी मुस्कान में थोड़ी मायूसी भी थी। सुधीर ने अंतरा को बताया, तुम बिल्कुल अपनी माँ पर गई हो। वह भी तुम्हारी तरह बाहर से नरम दिखती थी, लेकिन उसके अंदर भी बहुत हिम्मत छुपी थी। अंतरा के बचपन की बात याद आते ही सुधीर ने अंतरा को याद दिलाया कि अंतरा को बचपन में अपने बालों में बौ पहनना बहुत पसंद था, इसलिए उसके हर बर्थडे पर वह लोग उसके लिए नए कपड़ों के साथ ऐसा हेयर बैंड भी देते थे जिस पर बौ लगा हो, और अंतरा उसे तब तक पहनती थी जब तक वह टूट ना जाए। अंतरा को यह बात याद आते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। सुधीर ने एक और किस्सा याद किया कि एक बार अंतरा ने एक दुकान में बटरफ्लाई वाला बॉ देखा था और उसे वह खरीदना था, लेकिन वह महंगा था। इसलिए उसके मामा ने स्टेशन के बाहर मिलने वाला एक काले रंग का सादा हेयर बैंड खरीदा था। इस बात के लिए सुधीर को हमेशा अफसोस रहा था। अंतरा उस किस्से को याद करने की कोशिश कर रही थी, तब सुधीर ने उसे कहा, अंतरा, क्या तुम मेरी एक बात मानोगी? अंतरा ने सुधीर को जवाब दिया कि यह भी कोई पूछने की बात है। सुधीर ने अंतरा से कहा कि वह चाहता है कि अंतरा अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करे। सुधीर का कहना था कि अंतरा हमेशा से पढ़ाई में अच्छी थी। अगर गायत्री की वजह से उसने अपनी पढ़ाई अधूरी ना छोड़ी होती तो शायद अंतरा की जिंदगी आज कुछ और होती। सुधीर ने अंतरा को भरोसा दिया कि वह अपनी पढ़ाई के खर्चे की फिक्र ना करे, वह कैसे भी करके पैसे कमाएगा और अंतरा की फीस भरेगा ताकि अंतरा की आगे की जिंदगी संवर सके। इस बात के लिए सुधीर काफी उत्साही था, लेकिन अंतरा हिचकिचा रही थी। अंतरा के मामा को यह नहीं पता था कि अंतरा प्रेग्नेंट हो चुकी थी और फिलहाल के लिए वह अपने दोनों मामा को कुछ बताना भी नहीं चाहती थी। इसलिए अंतरा ने सुधीर से कहा कि वह इस बारे में सोचेगी। सुधीर अंतरा की बात से सहमत हुआ और उसने अंतरा को बताया कि अब उसे गायत्री के बारे में कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी माँ वापस आ रही हैं और अंतरा रुद्र से अलग हो ही चुकी हैं, इसलिए अब उन लोगों को आहूजा परिवार या गायत्री से किसी से भी किसी तरह का रिश्ता रखने की ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर अंतरा ने हाँ में अपना सर हिलाया। हालांकि अंतरा को यह बताने की ज़रूरत नहीं थी, वह वैसे भी उन लोगों से रिश्ता नहीं रखना चाहती थी
और अब तो उसके मामा को गिरफ्तार करवाने की कोशिश करके रुद्र ने सारी हदें पार कर दी थी। इसलिए अब चाहे भूकंप में आहूजा निवास गिर जाए और वह सब लोग मर जाएं, तब भी अंतरा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके बाद सुधीर और अंतरा मुकुंद के वार्ड में गए। अंतरा जब आखिरी बार मुकुंद को देखने आई थी, उससे उसकी तबीयत काफ़ी बेहतर लग रही थी। अब मुकुंद खाना भी खा सकता था, बस वह ठीक से बोल नहीं पा रहा था। अंतरा को देखकर मुकुंद की आंखों से आंसू बहने लगे। अंतरा ने टिश्यूज निकाल कर मुकुंद के आंसू पोंछे और कहा, आपसे बिना पूछे मैंने एक फैसला ले लिया है मामा। अब मैं गायत्री के साथ कोई रिश्ता नहीं रख सकती। आप बुरा तो नहीं मानोगे ना? अंतरा की बात सुनकर मुकुंद ने अपना सर हिलाने की कोशिश की। मुकुंद के चेहरे के हाव भाव अंतरा को बता रहे थे कि वह अंतरा के किसी भी फैसले के लिए कभी बुरा नहीं मान सकता। उसके बाद अंतरा ने वार्ड के निराश माहौल को ठीक करने के लिए मुकुंद को बताया कि अब वह कमाने लगी है और जैसे ही मुकुंद पूरी तरह ठीक हो जाएगा तो वह मुकुंद और सुधीर को एक ट्रिप पर ले जाएगी। यह सुनकर मुकुंद के शरीर में कंपन होने लगी। अंतरा समझ गई कि मुकुंद हंस रहा था। अंतरा मुस्कुराते हुए मुकुंद की तरफ देखती रही। यह अंतरा के वही मामा थे जिसे जिंदगी भर एक तकलीफ के बाद दूसरी तकलीफ मिलती रही, लेकिन उसने कभी हार नहीं मारी थी। मुकुंद ने हमेशा मुस्कुराहट के साथ हर एक चुनौती का सामना किया था, लेकिन अब उसके बुरे दिन खत्म हो गए थे। अंतरा की कोशिश थी कि अब मुकुंद की बची हुई जिंदगी का हर एक दिन सुकून से बीते। अंतरा ने कुछ देर दोनों मामा से बातें की और फिर वहां से निकली। हॉस्पिटल के बाहर निकलते ही अंतरा ने देखा कि तन्वी गाड़ी में अपने फ़ोन पर गेम खेल रही थी। तन्वी गेम खेलने में इतनी डूबी हुई थी कि अंतरा उसके पास आकर बैठ गई। तब तक उसे पता नहीं चला। गाड़ी में बैठते ही अंतरा ने तन्वी से कहा, तुझे भूख नहीं लगी? चल कहीं बाहर खाने चलते हैं, आज मेरी तरफ से पार्टी। तन्वी ने जवाब दिया कि उसका तो पहले ही किसी के साथ लंच का प्लान बन चुका है। यह सुनते ही अंतरा ने मजाक में तन्वी से पूछा कि किसके भाग्य खुल गए जिसने तुझे लंच पर इनवाइट किया है? तेरा बॉस ऋषभ मलिक। तन्वी ने अंतरा को जवाब दिया और फिर उसे बताया कि ऋषभ थोड़ी देर पहले ही उसे मिला था। ऋषभ तन्वी के पापा की वजह से उसे जानता है। तन्वी ने आगे बताया कि ऋषभ अंतरा के काम से बहुत खुश है, इसलिए वह अंतरा को रिकमेंड करने के लिए तन्वी के पापा को थैंक यू कहना चाहता था। इसलिए उसने तन्वी, उसके पापा और अंतरा तीनों को लंच पर इनवाइट किया है। यह सुनते ही अंतरा ने अपना सर ना में हिलाते हुए तन्वी से कह दिया कि ऋषभ उसकी झूठी तारीफ कर रहा था और फिर उसने तन्वी को आके बताया कि वह और उसके पापा ऋषभ के साथ चले जाएं। अंतरा उन्हें ज्वाइन नहीं करना चाहती। तन्वी ने अंतरा से पूछा कि उसे अपने होने वाले देवर के इनविटेशन को एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है। अंतरा ने कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए तन्वी ने अंतरा से कहा, बाकी सब छोड़ दे, मुझे सिर्फ इतना बता, क्या तुझे मिस्टर सैडो के साथ एक खुशहाल जिंदगी बितानी है या नहीं? अंतरा ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल, यह भी कोई पूछने की बात है। तन्वी ने अंतरा को समझाया कि फिर तो उसे लंच पर जाना ही चाहिए और फिर तन्वी ने अंतरा को सुझाव दिया कि अगर उन्हें मौका मिलेगा तो वह ऋषभ को मिस्टर सैडो की पहली गर्लफ्रेंड के बारे में भी पूछ सकते हैं, जो कि अंतरा को कब से खटक रहा है। यह बात सुनने के बाद अंतरा ज़्यादा बहस नहीं कर पाई और उसे मानना पड़ा। उसके बाद दोनों कोलाबा के लिए निकले, जहां पर ऋषभ ने उन दोनों को और तन्वी के पापा नीरज कश्यप को इनवाइट किया था। ट्रैफिक की वजह से उन लोगों को कोलाबा पहुंचने में अच्छा खासा वक्त लग गया। रेस्टोरेंट पहुंचते ही उनकी नज़र बाहर पार्क की हुई पर्पल कलर की कन्वर्टिबल कार पर पड़ी। रेस्टोरेंट के पास से गुजरता हुआ हर कोई उस गाड़ी को देखते हुए जा रहा था। तन्वी ने अंतरा से कहा, मैं गलत थी, अब मुझे विक्रांत ग्रोवर नहीं बल्कि ऋषभ मलिक के लगता है। यह सुनकर अंतरा चौंक गई। तन्वी ने उसके पीछे का लॉजिक बताया कि पर्पल कलर तो थर्ड जेंडर का होता है ना। अंतरा ने हंसते हुए तन्वी का मजाक उड़ाया कि उसे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है
क्योंकि आजकल उसे हर दूसरा आदमी गे दिखता है। और फिर अंतरा ने तन्वी को बताया कि उसे पक्का मालूम है कि ऋषभ गे नहीं है। तन्वी ने अंतरा के इतना श्योर होने की वजह पूछी, लेकिन अंतरा उसे कैसे बताती कि ऋषभ उसे बहुत बार बोल चुका है कि वह उसे पसंद करता है। अंतरा ने बात घुमाते हुए कह दिया कि ऋषभ को पर्पल कलर पसंद नहीं है। हर बार ऋषभ अलग अलग भड़कीले कलर की कार लेकर आता है, कभी पीली कभी ब्लू। ऋषभ को बस दिखावा करना पसंद है। इस बात से तन्वी सहमत हुई कि यह आर्टिस्ट बाकी लोगों से ज़्यादा ही तरंगी होते हैं। या तो बहुत ही ज़्यादा घमंडी होते हैं, या तो मशहूर होने के लिए भूखे होते हैं। जो भी हो, लेकिन नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं होते। तन्वी की कही हुई आखिरी बात पर अंतरा बिल्कुल सहमत थी, क्योंकि ऋषभ अंतरा के मामले में बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। तन्वी ने रेस्टोरेंट के एंट्रेंस पर गाड़ी रोकी और अंतरा को वहीं रुकने बोलकर गाड़ी पार्क करने गई। इंडिया के पीएम से मिलना भी उतना मुश्किल नहीं होगा जितना तुमसे मिलना मुश्किल हो गया है। अचानक से ऋषभ की आवाज़ सुनकर अंतरा चौंक गई। ऋषभ उससे कुछ फीट की दूरी पर रेस्टोरेंट के दरवाजे पर खड़ा था। ऋषभ के चेहरे पर बनावटी हंसी थी और उसकी आंखों में एक शैतानी चमक थी। ऋषभ ने अंतरा से पूछा कि क्या वह उसे डरावना दिखता है, जो वह हमेशा उसे देखते ही भाग जाती है। अंतरा ने अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए ऋषभ को सफाई दी कि उसने बताया था ना कि उसे अपने मामा को टिफिन पहुंचाने की जल्दी थी। क्या तुम रोई थी? ऋषभ ने अचानक से अंतरा को पूछा। यह सुनकर अंतरा हैरान रह गई। उसने जवाब दिया, नहीं तो। ऋषभ उसकी तरफ चलता हुआ आया और फिर उसने धीमी आवाज में अंतरा से कहा कि वह भले ही मना करे, लेकिन उसकी आंखें लाल हैं। अंतरा ने जवाब दिया कि रास्ते में गाड़ी की खिड़कियां खुली थी, इसलिए आंखों में हवा लगने की वजह से शायद उसकी आंखें लाल हो गई होंगी। ऋषभ ने शांत लहजे में पूछा, झूठ मत बोलो अंतरा। अगर तुम्हें तुम्हारे मामा की ट्रीटमेंट के लिए पैसे कम पड़ रहे हैं तो मुझे बताओ, मैं अभी के अभी तुम्हें जितना चाहिए उतना पैसा दूंगा। ऋषभ ने इतना पूछा, उसके लिए अंतरा ने उसे थैंक यू कहा और फिर कहा कि उसे पैसों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अंतरा का जवाब सुनकर ऋषभ ने एक गहरी सांस छोड़ी और अंतरा को बताया कि उसे अंतरा का बैकग्राउंड बिल्कुल पता नहीं था। उसे अभी अभी पता चला कि अंतरा को किन किन तकलीफ़ों से गुजरना पड़ा था। ऋषभ ने अंतरा को दिलासा दिया कि सब ठीक हो जाएगा और फिर ऋषभ ने अंतरा को बताया कि वह हमेशा ऋषभ की हेल्प लेने से मना कर देती है और हमेशा उससे दूर भाग जाती है, इसलिए उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे जिससे अंतरा उस पर थोड़ा सा तो भरोसा करे। अंतरा ने जवाब दिया कि वह खुशकिस्मत है कि उसे ऋषभ जैसा बॉस मिला, लेकिन एक बॉस के नाते ऋषभ को उसके लिए इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर ऋषभ ने चिढ़ते हुए कहा, फिर से नया बहाना। वहाँ हॉस्पिटल में तुमने अपनी इनफर्टिलिटी का बहाना बनाया था और यहाँ हमारे बॉस एम्प्लॉय के रिश्ते का बहाना करके तुम हमारे बीच में लकीर खींच रही हो। लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है कि एक बॉस अपनी एम्प्लॉय से प्यार नहीं कर सकता, इसलिए तुम्हें जितनी कोशिश करनी है कर लो, लेकिन मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। ऋषभ ने अपनी बात पूरी की ही थी कि तन्वी ने वहां पर पहुंचकर जोर से अपना गला ठीक करते हुए उन दोनों की बातें रोक दी। अंतरा के लिए तो जैसे कोई मसीहा आ गया हो, वैसे वह तुरंत तन्वी के पास गई और उसे पूछा कि उसके पापा कब तक पहुंच रहे हैं। तन्वी ने भी उसका इशारा समझ लिया और जवाब दिया कि उसके पापा पहुंच चुके हैं और अंदर ही हैं। यह बोलकर वह अंतरा को खींचते हुए रेस्टोरेंट के अंदर ले गई। ऋषभ उन दोनों को एक शैतानी हंसी के साथ देखता रहा।